everybody and welcome back to this amazing platform of लॉ वाला, जहां पे हम आपकी तैयारी करा रहे हैं फॉर एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो आई होप जो भी सेशंस आपके पास आ रहे हैं वो आपको बेनिफिट कर रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। सो बेसिकली आज के सेशन में क्या होने वाला है, आज के सेशन में हम सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए। और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। और साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक पूरा ब्रीफ आउटलुक देना चाहती हूँ आप सभी को सीपीसी के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। कुछ स्टूडेंट्स को पसंद आता है, कुछ स्टूडेंट्स भागते हैं सीपीसी से, और रीजन ये है कि भाई बहुत ज्यादा लेंदी है। देयर आर सेक्शंस, देयर आर ऑर्डर्स एज वेल। तो इन सेक्शंस और ऑर्डर्स का डिवीजन क्यों हुआ सीपीसी में और क्या डिवीजन है बेसिकली, उसको भी देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। आपको एंड तक के बने रहना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बल्कि सारे स्टूडेंट्स जो आप किसी भी एग्जाम, जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। So without any further ado, let us just start off with the video and आपके लिए बस डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए, आपके नोट्स, आपका पेन कॉपी होना चाहिए बेयर एक्ट में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को मार्क करने के लिए। क्योंकि तैयारी कैसे होती है, एमसीक्यूज आप देखते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी बेसिकली आपको बहुत ज्यादा बेयर एक्ट के ऊपर फोकस हर एक सेक्शन के ऊपर नहीं रखना होता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें पूछी गई एग्जाम के अंदर, आप एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एक बुक ले लीजिए और सीपीसी का जैसे आपने सब्जेक्ट खोला, जो क्वेश्चन पूछा गया आप फंस गए, आपने बेयर एक्ट में मार्क लगा लिया कि ये तो आ रहा था लेकिन ये नहीं आ रहा था, और क्यों नहीं आ रहा था। तो आप जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आप उसको डबल चेक कर लेंगे, डबल बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सेशन शुरू करते हैं। बेसिकली आज का सेशन जो हमारा होने वाला है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सीपीसी के बारे में एक ब्रीफ आउटलुक देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि भाई ये सीपीसी कितने पार्ट्स में और कैसे डिवाइडेड है। तो देखिए, अगर हम लोग सीपीसी की बात करें तो सीपीसी डिवाइडेड है इन सेक्शंस। आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे सीपीसी के अंदर और ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई प्रोसीजरल कोड तो सीआरपीसी भी है, लेकिन सीआरपीसी के अंदर एज सच कोई ऑर्डर्स तो नहीं दिए गए हैं। बट व्हाई दीज ऑर्डर्स आर प्रेजेंट इन सीपीसी? ये जो ऑर्डर्स दिए रहते हैं ये इन सेक्शंस को सप्लीमेंट करने के लिए दिए रहते हैं। बहुत सारी चीजें जो हो सकता है आपको सेक्शंस के अंदर ना मिले, वो सारी डिटेल चीजें जो आपको लेजिस्लेचर के द्वारा सेक्शन के अंदर नहीं प्रोवाइड करी, वो आपको ऑर्डर्स के माध्यम से प्रोवाइड करी गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें इंटरप्लीडर सूट की, इंटरप्लीडर सूट की अगर हम लोग बात करें, एक ऐसा सूट होता है जहां पे जो प्लेंटिफ होता है उसको प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ये बेसिकली दो डिफेंडेंट्स के बीच का सूट होता है। तो अगर हम लोग इंटरप्लीडर सूट की बात करें तो इसका सेक्शन है 88 और इसका ऑर्डर है ऑर्डर 35। और इसी प्रकार से आपकी तैयारी होने वाली है। आपको क्या करना है, आपको बेयर एक्ट के माध्यम से वो सारे सेक्शंस निकाल ले रहे हैं जिनका आपके पास सप्लीमेंटल ऑर्डर है। और वो कौन से सेक्शंस होंगे, वो कौन से ऑर्डर्स होंगे, वो वही सेक्शंस और ऑर्डर्स होंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको फोकस उन्हीं सेक्शंस और ऑर्डर्स पे पहले रखना है जिनको बार बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया और जो डिवाइडेड है इन सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। तो ऐसे अगर आप देखो तो लगभग आपको 30 से 40 ऐसे प्रोविजंस मिलेंगे जो मोटे मोटे ऊपर के प्रोविजंस होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको एक आउटलुक दिया, सेक्शंस और ऑर्डर्स के बीच में डिवाइडेड है सीपीसी। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे सेक्शंस की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे सेक्शंस की बात करें तो सेक्शंस बेसिकली 11 पार्ट से या 11 चैप्टर्स आप कह लिए उसके अंदर देखने को मिलेंगे। जहां पे सबसे पहला जो चैप्टर है, जो सबसे पहला पार्ट है, वो है प्रीलिमिनरी। हर एक इनैक्टमेंट के अंदर, हर एक लॉ के अंदर आपको ये जो चैप्टर है वो देखने को मिलेगा, जनरल के नाम से, प्रीलिमिनरी के नाम से, और आपको प्रीएम्बल मिलता है उससे पहले, जो बताता है कि भाई ये लॉ क्यों बनाया गया। ये लॉ बनाया गया जितने भी लॉज हैं सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड, सिविल वादों से रिलेटेड, उनको हम कंसोलिडेट कर रहे हैं और उनको एकजुट करके यहाँ पे हम इस कोड के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव लॉ होते हैं। प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि सिविल वाद किस प्रकार से चलेगा, किसी कोर्ट के अंदर सिविल प्रोसीडिंग किस प्रकार से चलती है, ये कोड आपको ये बताता है।
तो सीपीसी के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और प्रीलिमिनरी जो चैप्टर है इसके अंदर इससे रिलेटेड आपको ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगी। 1 से लेकर के 8 तक की ये प्रीलिमिनरी के अंदर आपको सेक्शंस मिलेंगे, जहां पे आपको डेफिनेशन क्लॉज मिलेगा और अन्य इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है सूट्स इन जनरल। सूट्स इन जनरल एक और चैप्टर आपको मिलेगा, सूट्स इन पर्टिकुलर, वो इसके बाद आएगा। सूट्स इन जनरल के अंदर क्या है, आपको देखने को मिलेंगे सेक्शंस 9 to 35 बी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सीपीसी के अंदर। उसके बाद अगर आप देखिए तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चैप्टर रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन। अब ये एग्जीक्यूशन क्या होता है, मान के चलिए दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, अब उस डिस्प्यूट के बाद एक जजमेंट दे दिया गया, डिक्री ड्रॉप करी गई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो ऑर्डर किया जाता है कोर्ट के द्वारा, मान के चलिए किसी को प्रॉपर्टी देने का आदेश किया गया, अगर उस आदेश का पालन नहीं किया गया या उस आदेश का पालन किस प्रकार से किया जाएगा, उसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन उस जजमेंट का, उस ऑर्डर का, उस डिक्री का किस प्रकार से किया जाएगा, वो तरीका आपको मिला है सेक्शन 36 से लेकर के 74। सेक्शन 36 से लेकर के 74 बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। उसके बाद एक पार्ट है, एक चैप्टर है रिलेटिंग टू इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे आपको कमीशंस के बारे में दिया जाएगा कि भाई ये कमीशंस किन किन मामलों में आप इशू करवा सकते हैं, क्या क्या काम करवा सकते हैं कमीशन इशू करवा के, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है आपका सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। ये कहां से कहां तक के दिया है, ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 79 से लेकर के 88। क्या दिया गया है इसमें, आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको सरकार के अगेंस्ट सूट करना है, अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, क्या प्रोसीजर होगा। अगर मान के चलिए किसी गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, तो क्या कोई प्रोसीजर नहीं होगा, जैसे आप मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे उसी प्रकार से क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ये आपको देखने को मिलेगा अंडर सेक्शन 79 से लेकर के 88। उसके बाद जो चैप्टर है वो रिलेटेड है टू स्पेशल प्रोसीडिंग्स। अब ये स्पेशल प्रोसीडिंग्स के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको हम लोग आगे आने वाले टाइम में डील करेंगे कि यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है। चैरिटीज से रिलेटेड जो प्रावधान है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैरिटीज से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होते हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद एक चैप्टर है और वो है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग चैप्टर नंबर 7 लिख लीजिएगा, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। अब इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर 94 एंड सेक्शन नंबर 95 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 8, फेवरेट पोर्शन। और आप जानते हो अपील से रिलेटेड जो प्रावधान दिए गए हैं सीपीसी के अंदर वो बहुत ज्यादा इलैबोरेट है, क्योंकि अपील्स के अंदर आपको सेक्शंस के अंदर भी प्रोविजंस मिलेंगे और ऑर्डर्स के अंदर भी मिलेंगे। अपील फर्स्ट इंस्टेंस पे, सूट जहां पे आप अपील फाइल करते हो फर्स्ट इंस्टेंस पे, उसके बाद क्या सेकंड अपील भी फाइल करी जा सकती है, जी हाँ करी जा सकती है, लेकिन वहां पे देखा जाएगा क्या कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं। यूजुअली हर केस में आप अलाउ नहीं करोगे, हाई कोर्ट को जाती है ये अपील, समझ लो। तो ये डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे फ्रॉम सेक्शन 96 से लेकर के 112। ठीक बात, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या मैम, उसके बाद प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटिंग टू रेफरेंस, रिव्यू एंड रिविजन। रेफरेंस, रिव्यू एंड रिविजन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। रेफरेंस, रिव्यू और रिविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको देखने को मिलेगा 113 से लेकर के 115। अब इसके बाद जो चैप्टर है, इसके बाद का जो चैप्टर है स्पेशल प्रोविजंस, ये चैप्टर है रिलेटिंग टू स्पेशल प्रोविजंस। ये आपको देखने को मिलेगा 116 से लेकर के 120, 120, इसको भी देखना है हम लोगों को। उसके बाद चैप्टर नंबर 11,
चैप्टर नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो ये रिलेटेड है रूल्स। इसमें रूल्स के बारे में दिया गया, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड, और ये आपको मिलेगा देखने को फ्रॉम सेक्शन 121 से लेकर के 131। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है वो है आपका मिसलेनियस। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अगर कोई मिस्टेक हो गया, कोई क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक हो गया, उससे रिलेटेड है। और अपीयरेंस किसकी एग्जेम्प्ट करी जाएगी, एग्जेम्पशन ऑफ अपीयरेंसेस, तो ये सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको दिए गए हैं सेक्शन नंबर 132 से लेकर के 150 है। तो शुरुआत कहां से होती है, यहां से शुरुआत होती है पार्ट 1 की, सूट्स इन जनरल से। प्रीलिमिनरी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है। और यहां से लेकर के पार्ट 11 यहां पे एंड होता है आपका पार्ट 11। तो एक तो आपको इसका पूरा ब्रीफ आउटलुक पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो लिंक्ड प्रोविजंस है, ऑर्डर्स के साथ लिंकेज कहां कहां पे होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया, ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर के 35 भी आपकी उंगलियों पे होना चाहिए सीपीसी के अंदर। उसके बाद एग्जीक्यूशन के अंदर देयर आर सर्टेन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आप तैयार कर सकते हो। जब डिग्री आप भेजोगे एग्जीक्यूशन के लिए, अपने कोर्ट से ट्रांसफर करोगे, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर केसेस की सूट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट आ जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगेन इसके बाद अपील से रिलेटेड प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंटल प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस रिव्यू रिविजन। उसके बाद ये पार्ट आप पढ़ लेना, लेकिन ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे ऑर्डर्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्डर्स से रिलेटेड स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस में भी देखेंगे। तो ऑर्डर्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर्स कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड हैं, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं वो मैं आपको मार्क करके बता दूंगी। जैसे कि सबसे पहला ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट है वो है रिलेटिंग टू पार्टीज टू सूट, और स्पेसिफिकली इसका रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको तैयार रखना है। उसके बाद ऑर्डर 2 बात करता है फ्रेम ऑफ सूट्स की। आप क्या क्लेम कर रहे हो, क्या रिलीफ क्लेम कर रहे हो, और वो रिलीफ जो आपने छोड़ दी, क्या वो आपको अलाउ करी जाएगी कोर्ट के द्वारा? नहीं, वो आपको नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीजें मिलेंगी। ऑर्डर टू का रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में बात करता है, इसको मिला के पढ़ा जाता है सेक्शन 26 के साथ। उसके बाद संबंध से रिलेटेड है, इसको मिला के पढ़ा जाता है सेक्शन 27 के साथ। आप समझ लो, तो ये लिंकेज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो प्लीडिंग्स के बारे में है, प्लेंट, WS, अपीयरेंस, नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, ये सारे ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ऑर्डर 14 के अंदर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, आप फ्रेम करते हो, जब इश्यूज को फ्रेम करते हो उससे रिलेटेड है यहाँ पे प्रोविजंस। फर्स्ट हियरिंग पे डिस्पोजल होता है सूट का, ऑर्डर 15। एडजर्नमेंट के बारे में दिया गया ऑर्डर 17 के अंदर। 20 के अंदर आपको जजमेंट और डिक्री के बारे में बताया गया, ऑर्डर 20 वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कॉस्ट है। उसके बाद एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन है ना, ऑर्डर 21, ये सीपीसी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसके अंदर 106 रूल्स हैं, और 106 रूल्स जो हैं ये भी प्रीलिम्स का एक सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ सीपीसी एंड विच ऑर्डर हैज द मैक्सिमम रूल्स अंडर सीपीसी। तो वो ऑर्डर 21 है, ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। जो यहाँ पे हम लोग ने देखा ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगेन इंडिजेंट पर्सन के ऑर्डर 33। उसके बाद इंटरप्रीटर सूट ऑर्डर 35, टेम्पररी इंजंक्शन इंटरलॉकुटरी ऑर्डर्स आपको ऑर्डर 39 में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ऑर्डर 41, 42 और 43, ये सब आपकी बात करता है अपील्स की। अपील टू सुप्रीम कोर्ट 45 में दिया गया है। रेफरेंस रिव्यू के ऑर्डर्स है, रिविजन का कोई ऑर्डर नहीं। तो ये क्या है, ये बेसिक ओवरव्यू है। इतना तो हर एक स्टूडेंट को जुडिशरी पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और हम लोग ब्रीफली देखेंगे कि अगर एक सूट फाइल किया जाता है, आप जैसा कि जानते हो, ये चीज तो क्लियर है कि मैम 2 टाइप के लॉज होते हैं। एक होते हैं सब्सटैंटिव लॉज, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं प्रोसीजरल लॉज। अब ये जो सब्सटैंटिव लॉज होते हैं ये आपको पनिशमेंट के बारे में बताते हैं, ठीक है। क्लियरली इसका प्राइम एग्जांपल क्या है, आपका आईपीसी हो गया, जो पनिशमेंट के बारे में बताता है। उसके बाद अगर हम लोग प्रोसीजरल की बात करें
तो आपका सवाल होगा कि मैम प्रोसीजरल सिर्फ सीपीसी तो नहीं है, सीआरपीसी भी है, सीपीसी दोनों है। ये क्रिमिनल केसेस के अंदर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसके बारे में बताता है, सिविल वाद के अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो सीपीसी के अंदर बताया जाता है। और दो एस्पेक्ट्स को आपको याद रखना है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है वो बेस्ड होता है ऑन द गिल्ट प्रूव, nobody shall be proven, every person is innocent until proven guilty, एक तो ये रूल हो गया। लेकिन सीपीसी किसके ऊपर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम केस टू केस डिटरमाइन करेंगे, हम केस टू केस कंसिडर करेंगे कि कौन सा केस किस में क्या एविडेंस पेश करी जा रही है, केस टू केस किस प्रकार से डिफर करता है। लेकिन सीआरपीसी के अंदर या क्रिमिनल लॉ के अंदर थोड़ा ये अक्यूज्ड ओरिएंटेड होते हैं, किस प्रकार से अक्यूज को बचाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 कन्विक्शन के बाद भी प्रोटेक्ट करता है अक्यूज्ड को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो थोड़ा सा जो क्रिमिनल मशीनरी है वो थोड़ा सा अक्यूज्ड ओरिएंटेड है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ता है अपना केस। लेकिन सीपीसी के अंदर ऐसा नहीं होता, सिविल वादों के अंदर, सिविल केसेस के अंदर यूजुअली ऐसा नहीं होता है। सीपीसी के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? जज जो होते हैं, जो कोर्ट होते हैं, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो केस टू केस डिटरमाइन करते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या इश्यूज हैं जो फ्रेम किए जाएंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो मान के चलिए अगर ए वर्सेस बी है, ए वर्सेस बी है, ए हियर बी हियर, टू पार्टीज। जो केस जाके इंस्टीट्यूट करेगा वो कौन हो जाएगा? आप जानते हो वो प्लेंटिफ हो जाएगा, अदर पार्टी डिफेंडेंट हो जाएगा। तो प्लेंटिफ को अगर डिफेंडेंट के किसी एक्शन से, किसी भी एक्शन से अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू अराइज हो रहा है, मान के चलिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है, मान के चलिए आपके पार्टीशन से रिलेटेड इश्यू है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मॉनिटरी इश्यूज है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सिविल केसेस में जाएगा और ये जो प्लेंटिफ है ये एक सूट फाइल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज हम देखेंगे, द फर्स्ट स्टेज हियर। अब ये जो प्लेंटिफ है ये जब सूट सिविल वाद लेके जा रहा है कोर्ट के अंदर, क्या कहोगे? किस तरह से वो फाइल करेगा? देयर हैज टू बी ए प्रोसीजर। ओरली चीजें कोर्ट के अंदर नहीं चलती। तो प्लेंटिफ क्या करता है? एक प्लेंट फाइल करता है, एक प्लेंट दायर करता है। सिविल वाद की शुरुआत इसी से होती है। जैसे कि आप सीआरपीसी के अंदर 154 के अंदर जब आप जाके कंप्लेंट करते हो, जब आप एक एफआईआर लॉन्च करते हो, वैसे ही क्रिमिनल मशीनरी जो है वो मोशन में आ जाती है। उसी प्रकार से सिविल केसेस के अंदर क्या होता है? सिविल केसेस के अंदर जैसे ही प्लेंट फाइल किया जाता है, जैसे ही प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होता है, वैसे ही शुरुआत हो जाती है केस की। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की शुरुआत होती है इसी से। मैंने आपको बताया सेक्शन 26 ऑर्डर 4 भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है और ऑर्डर 6 और 7 स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करते हैं। अब मैम प्लेंट का भी एक फॉर्मेट होगा, एक प्रोसीजर होगा प्लेंट का भी। जी हाँ, बिल्कुल है, और वो ऑर्डर 7 के अंदर दिया गया है। ये सारी चीजें प्लेंट के अंदर होनी चाहिए कि भाई कोर्ट का क्या नाम है, पार्टीज का क्या नाम है, पार्टीज का एड्रेस क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है भी कि नहीं, क्या रिलीफ क्लेम करी जा रही है, क्या अदर पार्टी के द्वारा क्या सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का कोई वो दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है। प्लेंट फाइल कर दिया गया, ए ने बी के अगेंस्ट एक प्लेंट फाइल कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोर्ट क्या करेगा? अगर आप कोर्ट हो तो आप क्या करोगे? भाई अदर पार्टी ने मान के चलिए एक प्लेंट फाइल किया गया है, प्लेंट को आप कंसिडर करोगे ना, तो प्लेंट को कंसिडर किया जाएगा, कंसिडरेशन ऑफ प्लेंट होगा, स्क्रूटनी करी जाएगी, देखा जाएगा कहीं प्लेंट जो है टाइम बार्ड तो नहीं है। क्या भैया जो डिस्प्यूट अराइज हुआ, आप मान के चलो 10-20 साल के बाद जा रहे हो प्लेंट फाइल कर रहे हो, भाई कोर्ट आपके लिए थोड़ी ना बैठा है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर बार्ड तो नहीं है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है भी उस बात को देखने का। रेस जुडिकाटा कहीं अप्लाई तो नहीं हो रहा है। रेस जुडिकाटा क्या होता है? भाई अगर कोई सूट जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है कोर्ट के द्वारा, किसी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया है, अब क्या उसी पॉइंट पे सेम पार्टीज सेम टाइटल होल्ड कर रहे हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर है, क्या एक सूट फाइल किया जा सकता है? नहीं, वो बार्ड होता है, उस पर रोक लगी है सेक्शन 11 के अंदर। तो यहां पे भैया इसकी स्क्रूटनी होगी, कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसको रेज किया जाएगा, वरना प्लेंट को एडमिट कर लिया जाएगा। इसमें कोर्ट फीस डिपार्टमेंट के अंदर उसको भेजा जाता है स्क्रूटनी के लिए, ये सारी चीजें होती हैं, फाइलिंग डिपार्टमेंट होता है।
ये हो गया। यूजुअली इसको एज अ स्टेज नहीं कंसिडर किया जाता है, जैसे ही प्लेंट सबमिट होता है ये सारी चीजें हो जाती हैं जल्दी जल्दी। मेन स्टेज क्या है? मेन स्टेज है ये, दैट इज द इशुएंस ऑफ समन्स। क्या होता है समन? भाई प्लेंट फाइल किया गया है, किसी के अगेंस्ट किया गया होगा, डिस्प्यूट होगा, देयर हैज टू बी एन ऑपोजिट पार्टी विच विल बी नोन एज द डिफेंडेंट। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा भैया आइए कोर्ट में अपने आप को प्रोड्यूस करिए, आप बताइए, अपना पक्ष रखिए। आपके उसको नोटिस दिया जाता है एक्चुअली कि आपके अगेंस्ट एक सूट फाइल किया गया है, एक सिविल वाद आपके अगेंस्ट आया है, इशुएंस ऑफ समन। अब इससे पूरा जो डिक्लेयर्ड इसको एक ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर 5 समन्स के बारे में बात करता है, उसको आप देख सकते हो। समन्स ऑर्डर 5 सेक्शन 27 के साथ मिला के पढ़ा जाता है। ये इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपके अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। अच्छा, नोटिस दिया जाता है कि भाई आप आइए अपीयर करिए। अब समन्स भेजने के बाद फ्रेंड्स 2 सिचुएशंस अराइज होती है। भाई आपने सम्मन भेज दिया, आपने अपनी बात रख दी, कोर्ट के द्वारा सम्मन भेजा गया। सिचुएशंस 2 क्या अराइज होंगी? एक तो सिचुएशन ये कि भाई सम्मन जो है वो ड्यूली सर्व्ड है, वो सर्व हो गया, जो उसका एजेंडा था वो फुलफिल हो गया, हमने इन्फॉर्म कर दिया अदर पार्टी को, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी कि उसको आना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है कि सम्मन्स जो है वो ड्यूली सर्व्ड नहीं है, सम्मन्स ड्यूली सर्व्ड हुए ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है? ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिफ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको उसको सेकेंड सम्मन भेजना है। डीजीएस के ऊपर इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से वहां पे ये हुआ कि सम्मन ड्यूली सर्व नहीं है, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, एक्स पार्टे प्रोसीड कर गए। अरे भाई कैसे प्रोसीड कर जाएंगे? 13-14 ऑर्डर 9 का रूल 13-14 पढ़िएगा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब सम्मन ड्यूली सर्व नहीं है तो आपको सेकेंड सम्मन भेजना होगा, क्लियरली दिया गया ऑर्डर 9 रूल 6 के अंदर, ये क्लियर हो गई बात। तो वही चीज है, अब मान के चलिए जब सम्मन ड्यूली सर्व हो गए, सम्मन जब ड्यूली सर्व्ड हो गए और डिफेंडेंट अपीयर कर गया, तब तो ठीक है भैया, कोर्ट अपना आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन डिफेंडेंट अपीयर नहीं करता है, सम्मन ड्यूली सर्व हो गए, डिफेंडेंट अपीयर नहीं करता है, अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बैठा होना रहेगा, कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करता है। एक्स पार्टी का मतलब क्या है? बिना आपकी सुनवाई करे, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, कोर्ट ने सम्मन भेज दिया, सम्मन ड्यूली सर्व हो गए, आप आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोर्ट बैठा थोड़ी ना रहेगा। जब सम्मन ड्यूली सर्व नहीं है तो ऐसे में क्या करता है कोर्ट? ऐसे में कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड करेगा, डिफेंडेंट की सुनवाई नहीं होती है। यूजुअली ये कम केसेस में यूज किया जाता है इस ऑप्शन को। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग हो जाती है, ऑर्डर 9 रूल 6 सब रूल 1A के अंदर दिया गया है, लेकिन डिफेंडेंट के पास ऑप्शन होता है, उसको सेट असाइड करा सकते हैं रूल 13 के अंदर। लेकिन ऑप्शन क्या है? डिफेंडेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई ऐसी घटना हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी टांग टूट गई थी, मैं नहीं आ पाता था, मैं नहीं आ सकता था, तो कोर्ट उसको कंसिडर कर सकता है। ये हो गई बात आपकी सम्मन्स की। ये स्टेजेस आपको क्लियर होनी चाहिए अपने दिमाग के अंदर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं, अदर पार्टी डिफेंडेंट अपीयर हो गया है, अपना डब्ल्यूएस फाइल करेगा। डब्ल्यूएस क्या होता है? देखिए, जब आपको प्लीडिंग्स क्लियर हो जाएंगी अपने दिमाग में तो आपको ये सारी स्टेजेस क्लियर हो जाएंगी। प्लीडिंग क्या होती है? मैं प्लेंटिफ हूँ, अदर पार्टी डिफेंडेंट है, जो मैं अपने प्लेंट के अंदर लिखूंगी ये मेरी प्लीडिंग हो जाएगी। डिफेंडेंट जो अपने डब्ल्यूएस के अंदर लिखेगा वो उसकी प्लीडिंग हो जाएगी। इज प्लीडिंग फ्रॉम द कोर्ट। तो डब्ल्यूएस ऑर्डर 8 के अंदर दिया गया है और ये रिप्लाई होता है डिफेंडेंट के द्वारा जो दिया जाता है अगेंस्ट द प्लेंट गिवन बाय द प्लेंटिफ। तो इसका ये जो टाइम लिमिट है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या टाइम लिमिट अलाउ किया गया है। यूजुअली 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही सम्मन आपको भेजा गया 30 दिन के अंदर अंदर आपको डब्ल्यूएस फाइल करना होता है, और एक्सेप्शनल केसेस के अंदर इसको बढ़ाया जा सकता है 90 डेज तक। तो ओवरऑल टाइम क्या है? 120 डेज का होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे डब्ल्यूएस आप फाइल कर रहे हो तो डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंडेंट डिनाई करेगा उन सारी चीजों को जो प्लेंट के अंदर दी गई है। तो उसका डिनाइल जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आए गया कर दिया कोई भी पॉइंट, है ना। उसमें आप देखोगे प्लेंट का फॉर्मेट, किसी भी प्लेंट को देखिएगा, ऑनलाइन भी देखिएगा, तो उसमें आप देखिएगा 1 2 3 4 करके लिखा होगा। तो हर एक पैरा का स्पेसिफिक डिनाइल होना चाहिए।
और अगर वो कोई सेट ऑफ या काउंटर क्लेम कर रहा है तो वो भी अपने WS में मेंशन करेगा। जैसे मान के चलिए प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, तो यूजुअली ऐसा होता है कि पार्टीज एक दूसरे को जान रही होती हैं, तो मान के चलिए कुछ पैसा पहले से प्लेंटिफ ने लिया हुआ होता है इससे डिफेंडेंट से, तो अब क्या होगा, तो डिफेंडेंट कहेगा भैया पहले आप खुद ही मेरा 10,000 रुपए वापस करिए, तो वो यूजुअली सेट ऑफ कर दिया जाता है। ये काउंटर क्लेम होता है फ्रॉम द डिफेंडेंट। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या, अब उसके बाद आप देखिए, उसके बाद कोर्ट क्या करता है, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाता है, पार्टीज का एग्जामिनेशन होता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 13 के अंदर दिया गया है। बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, इश्यूज के सेटलमेंट से पहले पहले आइदर पार्टीज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ओरिजिनल्स को दिया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के अंदर इसको यूजुअली ऑर्डर 10 के अंदर किया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी फेमसली नोन एज द स्टेज ऑफ फर्स्ट हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग में पार्टीज को एग्जामिन किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम लोग आगे देखेंगे, और ये पूछा जाता है कि भाई जो फैक्ट्स रखे गए हैं क्या उसको एडमिट किया जा रहा है किसी भी पार्टी के द्वारा, क्या डिनाई किया जा रहा है। और इसी स्टेज पे फ्रेंड्स एडीआर जो मैकेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, उसको भी यहाँ पे पुश किया जाता है। सेक्शन 89 इसके बारे में बात करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। इसके अंदर एक मैकेनिज्म है इंटेरोगेटरीज का, क्वेश्चन पूछने के लिए कोई भी पार्टी ऑपोजिट पार्टी के लिए इंटेरोगेटरीज को इश्यू करवा सकती है। तो इंटेरोगेटरीज का क्या काम होता है, पार्टीज को एग्जामिन करने का होता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कराने का होता है, और इनको इंस्पेक्ट करने का काम होता है इंटेरोगेटरीज का। ऑर्डर 11 के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में। उसके बाद एडमिशन ऑर्डर 12 के अंदर दिया गया है। इसमें आइदर पार्टी के पास ऑप्शन होता है, यानी कि प्लेंटिफ एडमिट कर रहा है, डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है। आइदर पार्टीज के पास ऑप्शन होता है कि भाई वो एडमिट कर रही है प्लीडिंग जो भी है प्लेंट या WS या कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो फाइल किया गया, क्या उसको एडमिट या डिनाई किया, वो एडमिट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जब एडमिशन का प्रोसेस क्यों दिया गया है, जब एडमिट कर ही लिया तो फिर क्या बचा उसके बाद, जब एडमिट कर लिया तो बहुत सारी प्रोसीडिंग वहीं पे हॉल्ट हो जाती है, केस अपने आप डिसाइड हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो स्टेज है ना, बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इश्यूज को क्या कहा गया है, रीढ़ की हड्डी कहा गया है, बैकबोन। अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है आप खड़े नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार से किसी भी केस के अंदर जो इश्यूज होते हैं वो अगर गलत तरीके से या सही तरीके से फ्रेम नहीं हुए तो वो जो केस है इट विल फॉल टू द ग्राउंड, गिर जाएगा वो केस, है ना। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इट इज द बैकबोन ऑफ द लिटिगेशन। सिविल सूट का ऑर्डर 14 के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजंस मिले हैं। इश्यूज को एडमिट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, और इश्यूज किस प्रकार के होते हैं, ये इश्यूज ऑफ फैक्ट भी हो सकते हैं, इश्यूज ऑफ लॉ भी हो सकते हैं। तो ये फ्रेम किया जाता है कोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, और मेन जो काम होता है ना कोर्ट का वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के अंदर ही होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑर्डर 16 और ऑर्डर 18 याद रखिएगा। विटनेसेस, मान के चलिए एक लिस्ट प्रोड्यूस करी जाएगी बाई आइदर पार्टी कि भाई हम इनको प्रोड्यूस करना चाहते हैं एज विटनेस अपने पक्ष में, तो उनको क्या किया जाता है, उनको सम्मन किया जाता है, विटनेसेस को बुलाया जाता है। ऑर्डर 18 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात करता है, एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस के बारे में भी इसमें प्रावधान दिए गए हैं, और बेसिकली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ओरल या रिटन इनको भी देखा जाता है, रखा जाता है, और इनको भी एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद लास्टली आप देखिए जजमेंट और डिक्री का प्रेपरेशन होता है, 15 दिन के अंदर अंदर होता है। ऑर्डर 20 के अंदर दोनों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, और डेफिनेशन जो है डिक्री की वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कहाँ पे नहीं पूछी गई ये पूछिए, तो डिक्री की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको रख लीजिएगा, है ना, लिख लिख के उसको तैयार आप कर लीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद लास्टली देखिए, जैसा कि अगर हम लोग बात करें जजमेंट या डिक्री की, तो भाई हमने अग्रीव्ड पार्टी जो है, जो बच रहा है आपके जजमेंट डिक्री से कोई ना कोई अग्रीव्ड निकलेगा, तो उसको हम क्या ऑप्शन दे रहे हैं, उसके पास क्या रेमेडी है, उसके पास रेमेडी है भाई अपील, रिव्यू या रिवीजन में जा सकता है। उसके बाद लास्टली जिसके फेवर में आपने जजमेंट पास किया है उसके पास ऑप्शन होता है डिक्री को एग्जीक्यूट कराने का। अगर मान के चलिए ऑपोजिट पार्टी उस जजमेंट या डिक्री से कोई एक्शन लिया ही नहीं, वो बैठा हो पड़ा, तो आप उसको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर के अगेंस्ट ऑर्डर 21 के अंदर अच्छे से दिया गया, इससे रिलेटेड मैंने बताया 106 रूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, और क्वेश्चंस के बाद भी जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उनको भी हम लोग समझते चलेंगे। तो आई होप इतनी चीजें आपको दिमाग में क्लियर हो गई हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑर्डर 8 रूल 1 के अंदर डिफेंडेंट शैल फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस विद इन 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज या 90 डेज। तो देखिए
ऑर्डर 8 रूल 1 के अंदर ये क्लियरली दिया गया है कि डिफेंडेंट जो है अपना डिफेंस जो है वो फाइल करेगा विद इन 30 डेज, लेकिन एक्सटेंशन दिया गया 90 डेज का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो क्लियरली। तो WS मैंने आपको बता दिया, ये डिफेंडेंट की प्लीडिंग होती है जहां पे वो डिनाई या एडमिट कर सकता है जो प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में लिखा है। WS एक टर्म है स्पेसिफिक कोनोटेशन का जो सिग्निफाई करता है प्लेंट का रिप्लाई, है ना। और केस भी आप देख सकते हो, रचप्पा का केस है इस पॉइंट पे। तो रूल 1 क्लियरली ये कहता है कि डिफेंडेंट मस्ट प्रेजेंट हिज WS फॉर डिफेंस एक्सेप्शनल केसेस में तो विद इन 30 डेज करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। अब जहां पे दोनों चीजें दी गई हैं, जहां पे दोनों चीजें दी गई हैं तो आप इसको कर सकते हो कि भाई एक्सटेंड किया जा सकता है 90 डेज तक की। और रूल 1 ये इंपॉर्टेंट है, ये नया प्रोविजन है ऑर्डर 8 का। डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच द रिलीफ इज क्लेम्ड और रिलाइड ऑन बाय द डिफेंडेंट, इसको एंटर किया जाएगा एक लिस्ट के अंदर, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे WS के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स को जिसको आप रिलाई कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड अपील में जो आपकी एविडेंस होती है क्या उसको रीअप्रिशिएट कर सकते हैं या नहीं। देखिए इससे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दूं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ऑर्डर जो 42 है ना वो सेकेंड अपील से रिलेटेड है। बहुत छोटा सा ऑर्डर है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं तो सेकेंड अपील से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोसीजर बताता है जो 41 का जो ऑर्डर 41 के जो रूल्स हैं वो 42 पे भी अप्लाई कर रहेंगे, ये क्लियरली कहता है। ठीक है, अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री ऑर्डर 41 में दिया गया है। ऑर्डर 2 क्या कहता है, देखिए ऑर्डर 2 कहता है पावर ऑफ द कोर्ट टू डायरेक्ट दैट अपील बी हर्ड ऑन क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड बाय इट एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन ऑर्डर अंडर रूल 11 ऑफ ऑर्डर 41 फॉर हियरिंग अ सेकेंड अपील द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फॉर्मुलेट किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, निकाला जाता है जो सेक्शन 100 के अंदर दिया गया है। और जब कोर्ट ये करता है, कोर्ट ये डायरेक्ट कर सकता है कि सेकेंड अपील को हम जब सुनवाई करेंगे इसकी, द सेकेंड अपील शैल बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड, जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया गया है, एंड इट शैल नॉट बी ओपन टू द एपिलेंट टू अर्ज। अब एपिलेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी और ग्राउंड को अर्ज करे इन द अपील विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट गिवन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 100। रूल 14 ऑर्डर 41 का ये भी अप्लाई करेगा। रेफरेंस इन सब रूल 4 ऑफ ऑर्डर 14 of rule 14 in order 41 to the court of first instance shall in the case of an appeal from appellate decree or order be constituted as a reference to the court to which the appeal was preferred from the original decree। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर रहनी चाहिए कि जो रीअप्रिसिएशन है एविडेंस का वो इस स्टेज पे परमिसिबल नहीं होता है। ठीक है, देखिए जो भी एविडेंस आप दे रहे हो, जो भी एविडेंसेस आप लगा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर रखनी है कि सेकेंड अपील में अगर आप जा रहे हो और अगर एविडेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल उठेगा तो वहां पे आपको रीअप्रिशिएट करना एविडेंस को। देखिए फर्स्ट इंस्टेंस पे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने आपके केस को मेरिट्स पे देख चुका है और आपको अकॉर्डिंगली जो भी रिलीफ देनी थी, जो भी रेमेडी देनी थी वो फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट में दी जा चुकी है। उसके बाद अगर आपके केस के अंदर कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तब आप सेकेंड अपील में जा सकते हो। यू हैव द रेमेडी टू गो इन सेकेंड अपील। जब आप सेकेंड अपील में जा रहे हो वो एविडेंस जो ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुका है फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट, अब उसका रीअप्रिसिएशन एविडेंस का नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर बहुत बड़ा कोई इश्यू है, अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी फाइंडिंग है एविडेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट, जो पार्टीज पुट अप कर रही, तो हो सकता है, वैसे यूजुअली उसको परमिट नहीं किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड ए टू रिस्ट्रेन एनी इलेक्शन, बी टू रिस्ट्रेन डिस्पोजेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी, सी टू रिस्ट्रेन एनी इंटेंडेड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, डी इन ऑल अबव सर्कमस्टांसेस। तो यूजुअली जो इंजंक्शंस होते हैं ना, ये प्रिवेंट करने के लिए कोई भी न्यूसेंस, कोई भी नुकसान जो अदर पार्टी को हो सकता है उस पर्टिकुलर एक्ट से, उसको प्रिवेंट करने के लिए किए जाते हैं। और इंजंक्शन ए, बी और सी तीनों मामलों में किए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इंजंक्शंस के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लियर रखिएगा। कोई भी प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है और ये डर है
कि उसको वेस्ट किया जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जैसे आप उसको डैमेज कर सकते हो, एलिनेट कर सकते हो किसी भी पार्टी के द्वारा, और रॉन्गफुली सोल्ड यानी कि उसको बेचा जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर। तो डिफेंडेंट अगर थ्रेटन कर रहा है, ये कह रहा है कि हम इसको हटा देंगे या इसको हम बेच देंगे, डिस्पोसेस कर देंगे, अपने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए, the defendant threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute। इंजरी किसी भी तरीके की हो सकती है, तो यहाँ पे टेम्परेरी इंजंक्शन इशू किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर मे सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूटेड। तो देखिए सेक्शन 15 है सीपीसी का, और ये क्लियरली कहता है कि हमेशा एक सूट आप अगर फाइल कर रहे हो तो हमेशा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, या फिर आप यहां पे कहो द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड, लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में ये जो सूट है उसको फाइल किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपका सूट आया आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, अनलेस देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ फंडामेंटल राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा निचली अदालत में जाओगे ना। वी हैव अ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी, आप समझ रहे हो, उसके अंदर हमने डिवाइड नहीं किया है, वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो नीचे से ऊपर आप जाओगे, ऐसा नहीं कि आप बीच में कहीं घुस सकते। तो यहाँ पे देखिए, ए वेर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, बी द वेर द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिसाइड्स, सी वेर द डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, वेर द डिफेंडेंट वर्क्स फॉर गेन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड ए। कैसे हो जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे सीपीसी के अंदर ये कुछ सेक्शंस हैं जो प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड है। प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब क्या है? आप सूट कहां लेके जाओगे, किस कोर्ट में, किस अदालत में लेके जाओगे, उससे रिलेटेड है। तो सेक्शन 15 जो अभी मैंने आपको बताया, कहां पे इंस्टीट्यूट करोगे? लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में। 16 यहाँ पे बात करता है कि सूट कहां पे इंस्टीट्यूट होगा, जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कर रहा है, तो वहीं पे पार्टीशन के सूट भी वहीं पे फाइल होते हैं। देखिए यहाँ पे 16 Section 16 clearly says subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law, suits which are related to the recovery of immovable property, which property is with rent, चाहे उस पे किराया हो या प्रॉफिट से रिलेटेड हो या ना हो। B, for the partition of immovable property, दो भाइयों का बीच का मामला है, पार्टीशन का मसला है, ये प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट करेगा। तो यहाँ पे सूट कहाँ फाइल करोगे? जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कर रहा है, राइट। और यही हमारा क्वेश्चन है। तो बी पॉइंट पे आप क्लियरली इस पे आ जाइए, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग। अब कोई कॉम्पनसेशन है विच इज रिगार्डिंग द रॉन्ग to the immovable property held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted in either court within the local limits whose jurisdiction situated, या फिर the defendant actually or voluntarily resides or carry on business। तो यहाँ पे compensation of for wrong से related नहीं मतलब है, immovable property से related। तो यहाँ पे partition से सीधा सीधा मतलब है। तो यहाँ पे within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। Moving forward, next question. Under which of the following circumstances review of judgment may not lie? नहीं lie करेगा। A, review की बात हो रही है, by a decree or order from which an appeal is allowed by this court, but from which no appeal has been preferred। ठीक बात। B, by a decree or order from which no appeal is allowed by this court। ठीक है। C, by a decision on a reference from a court of small causes। D, appeal dismissed। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? मे नॉट लाई। ठीक है, मे नॉट लाई पूछा गया है। यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे नहीं लाई करेगा? डी में नहीं लाई करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिव्यू के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। मतलब क्या होता है रिव्यू का? एक बार फिर से रिकंसिडर करना, किसी भी जजमेंट को रिकंसिडर कर रहे हैं आप, और ये क्लियरली एक्सेप्शन होता है फंक्टस ऑफिशियो का, कि एक बार अगर जज ने जजमेंट दे दिया या साइन कर दिया जजमेंट पे तो उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। रिव्यू में जा सकते हैं आप। तो ये जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है डिक्री या ऑर्डर का, जो सेम जज ने जिसको पास किया है। ठीक है,
रिव्यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, जज भी इनफैलिबल नहीं होते, दे आर बाउंड टू मिस्टेक्स, और जो ह्यूमन एरर्स होते हैं, जो मिस्टेक्स करेक्ट होनी चाहिए है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए, तो लॉ को हमेशा झुकाव होना चाहिए बिफोर द जस्टिस। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एन ऑर्डर स्टेम्स फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल, जस्टिस इज अबव द लॉ। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, कौन अप्लाई कर सकता है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एनी पर्सन अग्रीव्ड by a non-appealable decree may apply for review। कोई ऐसी डिक्री है जिसके अगेंस्ट कोई अपील का प्रावधान ही नहीं है, तो आपको रिव्यू की रेमेडी हम दे रहे हैं। फिर देखिए, अ पर्सन हु डिड नॉट अपील द केस डिस्पाइट राइट ऑफ अपील, आपके पास राइट ऑफ अपील था, आपने अपील नहीं किया, कोई बात नहीं, आप रिव्यू में जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अ पर्सन अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑन अ रेफरेंस मेड बाय अ स्मॉल कॉजेस कोर्ट, यहां पे भी आप रिव्यू कर सकते हैं। और लास्टली, अ पर्सन अग्री इज वन हु हैज सफर्ड अ लीगल ग्रीवांस, उसको कुछ नुकसान हुआ है, जजमेंट प्रोनाउंस हो चुका है, या फिर रॉन्गली डिप्राइव्ड या उसको रॉन्गली रिफ्यूज किया गया, रेमेडी रिव्यू में जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं रिव्यू की जो आपको पता होनी चाहिए। रिव्यू के ग्राउंड्स क्या होते हैं देख लीजिए। कोई भी नया या इंपॉर्टेंट मैटर, एविडेंस जो सामने आई है, नॉलेज में आई है, और उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, जजमेंट जब प्रोड्यूस किया गया, जब प्रोनाउंस किया गया, उससे पहले हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे ड्यू डिलिजेंस के कारण। दूसरी चीज, कोई भी एरर या डिफेक्ट जो सामने सामने दिख रहा है कि ये गलत है, ये रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग, डिफेक्ट है। तीसरी चीज, रिव्यू किसी और रीजन की वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन कारण है जिनके ऊपर ग्राउंड है बेसिकली रिव्यू की। तीसरी चीज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, रूल 3 के अंदर इसका फॉर्मेट दिया गया है, जो सेम फॉर्मेट है अपील का। रूल 4 यहाँ पे कहता है अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है एप्लीकेशन का तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रूल 5 यहाँ पे कहता है जज जिसने पास किया है डिग्री को, ये अगर अवेलेबल नहीं है तो जज जिसके पास सेम जुरिस्डिक्शन है वो हियर करेंगे। और रिव्यू के बारे में एक और चीज, आर्टिकल 137 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिव्यू। तो एक तो चीज हमें पता है, आर्टिकल 141 के अंदर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देते हैं वो बाइंडिंग होता है, ठीक बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खुद के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि जो जजमेंट दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा उसका मतलब उसको फिर से एग्जामिन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। आर्टिकल 137 इसके बारे में बात करता है, एंड यूजुअली इट इज नोन एज क्यूरेटिव पिटिशन, जो आर्टिकल 142 के अंदर भी पावर एक्सरसाइज करी जा सकती है, और 137 है जो इसके बारे में बताता है। और इसमें भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 137 कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू ऑफ जजमेंट के बारे में बात करता है। एआर अंतुली का केस इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कमीशन, जो मैंने आपको सेक्शन 75 में बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात करता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट मे नॉट इशू अ कमीशन, ए फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, बी टू एग्जामिन एनी पर्सन, सी टू मेक पार्टीशन, डी टू होल्ड अ साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कमीशन को एग्जामिन करने के लिए, पार्टीशन के लिए, साइंटिफिक टेक्निकल या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे कमीशन को इशू किया जा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इसके लिए आप कमीशन नहीं इशू कर सकते। सेक्शन 75 देख लीजिए, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट मे इशू अ कमीशन, ए टू एग्जामिन लोकल इन्वेस्टिगेशन, एडजस्ट अकाउंट्स, पार्टीशन, साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, सेल ऑफ प्रॉपर्टी कंडक्ट कराने के लिए, ये सब के लिए आप कमीशन इशू कर सकते हैं। ये कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट चाहे तो ये करवा सकता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री तो भाई कोर्ट का मेन काम है, कोर्ट इसके लिए कमीशन नहीं इशू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स पार्टी डिग्री कैन बी सेट असाइड। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब सम्मन ड्यूली सर्व है, आप अपीयर नहीं किए तो कोर्ट बैठा होना रहेगा, वो एक्स पार्टी प्रोसीड कर जाएगा। तो जब कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर गया तो डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडी है, जहां पे भी आपको ऑप्शन में 13 दिखे लगा दीजिएगा, बी हियर इज द करेक्ट आंसर। तो भाई डिफेंडेंट के पास रेमेडी ये है कि वो एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करवा सकता है। कोर्ट में जाएगा, कहेगा भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी मदर बीमार थी, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मेरी बेटी का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन था,
मैं नहीं आ सकता था। आप समझ लो पॉइंट को। तो इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी against a defendant, he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set it aside. And if he satisfies the court that the summon was not duly served, पहले तो वो satisfy कर सकता है कि सम्मन ही मेरे को ड्यूली सर्व नहीं हुए थे। दूसरी चीज कि वो किसी सफिशिएंट कॉज की वजह से आ नहीं सकता था, जब सूट की हियरिंग हुई कोर्ट ऐसा ऑर्डर करेगा कि इसके इस पर्टिकुलर जजमेंट को या जो एक्स पार्टी डिक्री है उसको सेटिसाइड करेंगे अगेंस्ट हिम, और कॉस्ट वगैरह चाहे तो लगा सकते हैं, पेमेंट करवा सकते हैं। और एक और चीज, प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई ऐसी डिक्री है जिसको सेटिसाइड नहीं किया जा सकता है, is not subject to being set aside as against such defendant, only it may be set aside as against all or other of defendants also. उसके अगेंस्ट भी जो कहीं ना कहीं सेट असाइड नहीं हो सकती है। ये सब चीजें प्रोवाइजो के अंदर दी गई हैं। 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है कोई भी डिक्री, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कहता है कोई भी डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जाएगा किसी भी एप्लीकेशन पे जब तक कि नोटिस नहीं दिया जा रहा है ऑपोजिट पार्टी को। भाई अगर कोर्ट सेटिसाइड कर रहा है तो आप ऑपोजिट पार्टी को भी तो नोटिस देंगे कि सेटिसाइड हो रहा है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है 13 और 14। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राइट टू विड्रॉ द सूट। ए इज एब्सोल्यूट राइट ऑफ द प्लेंटिफ, अ क्वालिफाइड राइट ऑफ द प्लेंटिफ, सी फेटर्ड बाय सर्टेन कंडीशंस, डी बोथ बी एंड सी। देखिए अगर हम लोग विड्रॉल की बात करें, सूट को विड्रॉ करने की बात करें, तो ये प्लेंटिफ की राइट होती है, एब्सोल्यूट राइट होती है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ऑर्डर 23 रूल 1, एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट द प्लेंटिफ मे एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द डिफेंडेंट अबंडन कर सकता है अपने सूट को या किसी क्लेम को भी अबंडन कर सकता है। प्रोवाइजो कहता है वेयर द प्लेंटिफ इज अ माइनर, माइनर की बात करता है। तो यहां पे जो प्रोविजंस कंटेन्ड है रूल 1 to 14 ऑर्डर 32 के अंदर, नाइदर द सूट और एनी पार्ट ऑफ द क्लेम शैल बी अबंडन विदाउट द लीव, यहाँ पे परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो चीज ये है कि माइनर के पॉइंट पे यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस लगाई जाएंगी, वैसे ये राइट होती है प्लेंटिफ की एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी इनहेरेंट पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डी एनी कोर्ट। याद रखिएगा डी एनी कोर्ट है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो सेक्शन 482 से ऑफ सीआरपीसी तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो इनहेरेंट पावर है ये हाई कोर्ट की पावर है। आर्टिकल 142 याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर के बारे में बात करता है, कहीं ना कहीं जो ताकतवर पावर है सुप्रीम कोर्ट की टू डू कंप्लीट जस्टिस। और ये एनी कोर्ट को, सारे सिविल कोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। आइए देखते हैं क्या कहता क्या है सेक्शन 151। हियर नथिंग इन दिस कोड, सीपीसी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो डीम करे या जो लिमिट करे, अफेक्ट करे कोर्ट के इनहेरेंट पावर को ऐसे ऑर्डर्स करने के लिए जो उनको लगता है जरूरी ऑर्डर्स है जस्टिस को अचीव करने के लिए, कोर्ट के प्रोसेस को कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने के लिए, जो अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सीपीसी के अंदर जो उसके ऊपर रोक लगाए। देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो confinement of the power of inherent power of the court under section 151। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो हो सकता है सीपीसी के अंदर ना दी गई हो, लेकिन कोर्ट उसको एक्सरसाइज कर सकता है। क्यों? जस्टिस करने के लिए, कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज ना हो, टाइम ना वेस्ट हो, उसके लिए कोर्ट कर सकता है। ये पावर है सेक्शन 151 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर सीपीसी 1908 ऑन अ डेथ ऑफ आइदर पार्टीज टू द सूट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट द सूट ए शैल अबेट, बी शैल नॉट अबेट, सी मे अबेट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी चाहिए। यहां पे देखिए ऑर्डर 32 के अंदर नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ if the right to sue survives. The death of a plaintiff or a defendant shall not cause the suit to abate if the right to sue survives.
राइट टू सू सर्वाइव कर रही है तो यहाँ पे डेथ नहीं होती है, तो यहाँ पे सूट अबेट नहीं करेगा। 2 कहता है प्रोसीजर व्हेन वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स डाइज एंड राइट टू सू सर्वाइव्स, वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स देन वन एंड एनी वन ऑफ देम डाइज, उसकी डेथ हो जाती है, एंड वेयर द राइट टू सू इज सर्वाइविंग टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अलोन or against the surviving defendant or defendants alone, the court shall cause an entry to the effect to be made on the record and suit shall proceed. Proceed कर जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और सोल प्लेंटिफ। तो यहाँ पे आइदर पार्टीज की डेथ की बात हो रही है, कंक्लूजन हो चुका है, ठीक है, वेयर वन और टू ऑफ द प्लेंटिफ्स डाइज एंड द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव। अब देखिए, राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर रही है, right to sue does not survive to the surviving plaintiff or plaintiffs alone, or sole plaintiff or a sole surviving plaintiff dies, एक ही plaintiff थे, and the right to sue survives, the court on an application made in that behalf shall cause the legal representatives of the deceased plaintiff to be made a party and proceed with the suit। तो अबेट नहीं करता है सूट, ध्यान दीजिएगा। प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट, सिमिलरली यहाँ पे भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे असाइन कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे एक चीज है कि वेयर विद इन द टाइम लिमिट, सिमिलरली यहाँ पे भी रूल 3 के अंदर दिया गया है, ये देखिएगा रूल 2 देखिए, सब रूल 2 एक्चुअली, वेयर विद इन द टाइम लिमिट बाय लॉ कोई भी एप्लीकेशन नहीं की गई, सब रूल 1 के अंदर, द सूट शैल अबेट so far as the deceased plaintiff is concerned, and on the application of the defendant, court may award him to the cost which he may have incurred in defending the suit to be recovered from the estate of the deceased plaintiff। यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आइए, वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ कोई भी एप्लीकेशन नहीं करी गई सब रूल 1 के अंदर, द सूट शैल अबेट एज अगेंस्ट द डिसीज्ड डिफेंडेंट, यहाँ पे अबेट कर जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है कि भाई अगर डेथ हो जाती है, डेथ का कोई कारणवश नहीं है, यहाँ पे ये अबेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि राइट टू सू क्या हो रही है, अभी सरवाइव कर रही है अभी, ठीक है, सिंपल सी चीज है। चलिए आगे आ जाइए। अंडर सीपीसी द कोर्ट फाइंड्स एट एनी स्टेज that it has no pecuniary jurisdiction with respect to the subject matter of the suit, A, dismiss the suit, proceed with the suit, amend the suit, return। ऐसे केसेस में मैं आपको बता दूं सूट को रिटर्न कर दिया जाता है, जब जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो सूट को रिटर्न कर दिया जाता है। चलिए आगे आ जाइए। अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री, तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 रट लेना है आपको, जब आप रट लोगे तो आपको चीजें अपने आप याद रहेंगी। अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री, डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, डिसमिसल ऑफ अ सूट एंड रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट बोथ। अब सीपीसी के अंदर जब आप डिक्री की डेफिनेशन देखोगे आपको अपने आप यहाँ पे दिख जाएगा, डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, फॉर्मली जब एक्सप्रेस कर रहे होते, और जो कहीं ना कहीं फाइनलिटी की तरफ होता है, which conclusively determines the right of the parties in the matters in controversy in the suit। ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, और ये इंक्लूड करेगी क्या, एक प्लेंट के रिजेक्शन को। अगर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया तो क्या है, डिक्री की तरह माना जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन हो रहा है सेक्शन 144 के अंदर तो ये भी डिक्री के अंदर माना जाता है। लेकिन ये क्या इंक्लूड नहीं करेगी, कोई भी एडजुडिकेशन जिससे अपील अभी लाई करेगी एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर, वो नहीं आएगा, और दूसरा डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर है कि भाई डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट दिया गया है, लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट दोनों दिया गया है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो डिक्री के अंदर आ रहा है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट की अगर बात करी जाए तो ये डिक्री के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सी ऑप्शन चला जाएगा, डी बी ऑप्शन चला जाएगा। अगेन रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट नहीं आ रहा है, आपका रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिक्री, डिक्री के अंदर माना जा रहा है इसको। डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट जो है ये डिक्री की डेफिनेशन के अंदर नहीं आ रहा है, तो सी और डी चले गए, बी भी चला गया, बचा क्या, ए। हियर इज द करेक्ट आंसर, डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री। कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करी गई आप लोगों को, लेकिन आपको अगर सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 20 ऑफ रूल 7, ऑर्डर 20 रूल 7 CPC, द डिक्री शैल बेयर द डेट ऑफ A, the day on which the judgment was pronounced, B, the day on which the decree was made, C, the day on which the plaint was filed, D, the day on which the final argument was heard. अब डेट ऑफ डिक्री ऑर्डर 20 रूल 7 के अंदर साफ साफ आपको देखने को मिलेगा, द डिक्री शैल बेयर द डे ऑन विच द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड। डिक्री क्या होती है? शैल फॉलो द जजमेंट, and when the judge is satisfied himself the decree has been drawn up in accordance with the judgment, the decree shall be drawn upon the judgment, he shall sign the decree। तो यहां पे क्या है? जब जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है, सॉरी, वो यहां पे माना जाएगा। ठीक है, ना तो प्लेट ना तो डिक्री से मतलब है, ना हमें फाइनल आर्ग्यूमेंट से मतलब। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ समरी सूट presented under order 37 CPC, it is necessary for the defendant to appear before the court within how many days of the service of the summon of appearance? 8 10 days, 15 days, 30 days, 2 months। याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा A, 8 10 days यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, समरी सूट्स के बारे में बात करा जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड जो होते हैं। देखिए सब रूल 3 और 5 दोनों इंपॉर्टेंट है। 5 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, डिफेंडेंट में एट एनी टाइम विद इन 10 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ समन्स by affidavit or otherwise disclosing such facts as may be deemed sufficient to entitle him to defend apply on such summons। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? डिफेंडेंट कैसे अपियर करेगा? 10 दिन के अंदर। चलिए आगे आ जाइए। सीपीसी के अंदर कौन सा सूट है जो सिविल नेचर का नहीं है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सूट फॉर करेक्टिंग द डेट ऑफ बर्थ इन द सर्विस रिकॉर्ड, suit for declaration of right to worship, suit for vindication of mere dignity connected with an office, D, suit for a religious office। अब यहाँ पे प्योरली रिलीजियस ऑफिस जो होते हैं, जो प्योरली रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सक्लूडेड होते हैं, लेकिन इनसे कनेक्टेड जो है, कनेक्टेड विद एन ऑफिस, विंडिकेशन ऑफ मियर डिग्निटी, ये सूट ऑफ सिविल नेचर होंगे। राइट टू वर्शिप से रिलेटेड होते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्विस रिकॉर्ड के अंदर अगर आपको करेक्ट करना है, आप मान सकते हो सूट ऑफ सिविल नेचर है। लेकिन एक रिलीजियस ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई सूट है तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं, आप देख सकते हैं। सेक्शन 9 क्लियरली कहता है द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं उनको ट्राई किया जा सकता है, एक्सेप्ट वो सूट जो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार्ड है बाय द कोर्ट। सीपीसी के अंदर या किसी भी लॉ के अंदर बार्ड है। एक तो ये चीज होगी। इसके जो 2 एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? कहता है सूट इन विच अ राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कॉन्टेस्टेड, ये एक सूट ऑफ सिविल नेचर है। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये जो राइट है ये इंटायरली डिपेंड कर रही है ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड टू द ऑफिस और वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर प्लेस और नॉट। अच्छा, यहां पे आपको एक्सप्रेशन 1 में एक चीज क्लियर है कि राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस अगर कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, ये एक सिविल नेचर का सूट होगा। हमें इससे मतलब नहीं है कि ये जो राइट है ये इंटायरली डिपेंड कर रही है ऑन द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर सीपीसी a plaint can be rejected where the suit is instituted in a court having no inherent jurisdiction, no pecuniary jurisdiction, no territorial jurisdiction, all of the above। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है जब सूट को इंस्टीट्यूट किया गया किसी ऐसे कोर्ट के अंदर जिसका खुद का कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं था, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं था। डी ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीसी एट द फर्स्ट हियरिंग the court must under CPC A frame records and issues, B record the evidence of the plaintiff, C ascertain whether the allegations in the pleading are admitted or denied। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट हियरिंग के अंदर यूजुअली क्या होता है, ये एसर्टेन किया जाता है कि प्लीडिंग्स को एडमिट किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है या नहीं। तो फर्स्ट हियरिंग जो ऑर्डर 10 के अंदर दिया गया है, पहली चीज तो भाई एसर्टेनमेंट होता है कि एलिगेशंस प्लीडिंग के अंदर एडमिट किए जा रहे हैं या डिनाई किए जा रहे हैं।
तो एट द फर्स्ट हियरिंग द सूट द कोर्ट शैल एसरटेन फ्रॉम ईच पार्टी कि भाई वो एडमिट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं जो एलिगेशंस रखे गए हैं प्लेंट या डब्ल्यूएस के अंदर, और जो नेसेसरी इम्प्लीकेशंस इससे निकल के आ रहे हैं, क्या आप उसको एडमिट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो या नहीं। तो यूजुअली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एडीआर का तरीका दिया गया है, अपीयरेंस के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे क्लियरली सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहली एग्जामिनेशन जो है यानी कि यहाँ पे एडमिशन या डिनाइल के बारे में पूछा जाता है। यूजुअली इश्यूज का फ्रेमिंग, एविडेंस का रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें फर्स्ट हियरिंग में नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर? ए, सूट फॉर करेक्टिंग द डेट ऑफ बर्थ इन द सर्विस रिकॉर्ड। बी, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट टू वर्शिप। सी, सूट फॉर विंडिकेशन ऑफ mere dignity connected with an office। एंड डी, सूट फॉर अ रिलीजियस ऑफिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा मैं बता दूं, नॉट अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर, सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 क्लियरली कहता है सूट द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग द सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार। वो सारे सूट्स जिनका कॉग्निजेंस जो है कोर्ट, सिविल कोर्ट को लेने के लिए बार किया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर या किसी भी लॉ के अंदर, तो उन सूट्स का कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाकी सारे सूट्स का लिया जा सकता है। वो सूट्स ऑफ सिविल नेचर का कॉग्निजेंस बार नहीं है। तो इसके अंदर दो एक्सप्लेनेशंस अटैच्ड हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 देखिए क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है अ सूट इन विच अ राइट टू प्रॉपर्टी, किसी भी सूट के अंदर जहां पे राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू एन ऑफिस कॉन्टेस्ट किया गया है, ये सूट ऑफ सिविल नेचर माना जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये जो राइट है ना, ये इंटायरली डिपेंड कर रही है ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज। तो बेसिकली अगर राइट टू ऑफिस है, राइट टू बेसिकली प्रॉपर्टी है या फिर ऑफिस से रिलेटेड राइट है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि भले ही वो जो राइट है ना वो एंटायरली डिपेंड कर रही है रिलीजियस या सेरेमनीज, रिलीजियस क्वेश्चंस के ऊपर, उससे कोई लेना देना नहीं। हम क्या मानेंगे, ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। ठीक। एक्सप्लेनेशन 2, इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट, अब भले ही इस ऑफिस, इस प्रॉपर्टी के साथ कोई फीस अटैच्ड है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, और वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच टू अ पर्टिकुलर प्लेस और नॉट। तो एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पे रिलीजियस मैटर्स के अंदर, तो यानी कि ये जो है ये तो आ जाएगा, सूट फॉर अ रिलीजियस ऑफिस इंक्लूडेड है, सूट ऑफ सिविल नेचर है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इन सर्विस रिकॉर्ड, ये भी सिविल नेचर का सूट होता है। सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू वर्शिप, मैं बता दूं आपको, ये देखिए सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है। देखिए बेसिकली सिविल नेचर के अंदर मान के चलिए कोई भी पर्सनल राइट्स होती हैं, प्राइवेट राइट्स होती हैं, इनकी रेमेडीज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन उठाया जाता है, और बेसिकली ये जो प्राइवेट राइट्स और रेमेडीज हैं ये कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट किया है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द क्रिमिनल क्वेश्चन या पॉलिटिकल क्वेश्चन से डिफरेंट होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मैम कौन से वो इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो कहीं ना कहीं आप मानेंगे सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्शिप, यहाँ पे राइट टू वर्शिप तो इंक्लूड हो गया मैम, द राइट टू वर्शिप। अब क्या बच रहा है, अब ये बच रहा है, और इसको भी मैं बताती हूँ आपको कैसे। राइट टू वर्शिप, टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशंस, राइट टू शेयर्स इन ऑफरिंग्स, डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग्स, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू फ्रेंचाइज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुअल राइट्स, हेरिडिटरी ऑफिसेस एक्सेट्रा, ये सब सिविल नेचर के सूट्स हैं। तो मैम कौन से वो सूट्स हैं जो सिविल नेचर के नहीं हैं, आइए मैं बताती हूँ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है वो कास्ट बेस्ड है, कास्ट रिलेटेड है, वो सिविल नेचर का सूट नहीं है। कोई भी ऐसा सूट जिसके अंदर जो मेन इश्यू है फॉर्मुलेट करके निकल के आया कि ये तो प्योरली रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से रिलेटेड है, हम तो कह रहे थे ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई रिलीजियस राइट्स है उनमें वो सूट सिविल नेचर के होंगे, लेकिन प्योरली रिलीजियस राइट्स नो। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन के अंदर ये जो पॉइंट है, अपहोल्डिंग मियर डिग्निटी और ऑनररी या ऑनररी ऑफिस से रिलेटेड जो सूट्स होते हैं ये सिविल नेचर के नहीं होते हैं।
और याद रखिएगा ये भी कई बार पूछा गया है, एक्सपल्जन फ्रॉम कार्स भी पूछा गया है। तो ऑनररी ऑफिस या विंडिकेशन ऑफ मेरिट डिग्निटी कनेक्टेड विद एन ऑफिस, ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सीपीसी अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट हैविंग, बात सुनिए ध्यान से, इनहेरेंट जुरिसडिक्शन मैम सेक्शन 151, क्या सीपीसी क्लियरली ये बात कह रहा है कि इनहेरेंट अगर किसी के पास जुरिसडिक्शन किसी कोर्ट के पास नहीं होगा तो सूट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा? कहीं पे भी नहीं दिया गया है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से रिलेटेड हम अभी आते हैं। अगर हम पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की बात करें, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के मैटर्स के अंदर हमें ये पता है कि कहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होगा, 15 में भी पढ़ा हमने, 16 में भी पढ़ा, सारी चीज हमने देखी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के एस्पेक्ट में, है ना। यूजुअली यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हम पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की बात करें तो सेक्शन 5 इसको थोड़ा सा इलूसिडेट करता है। सेक्शन 5 कहता है save in so far as is otherwise expressly provided, अगर कोर्ट के अंदर एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया जा रहा है। नथिंग हियरिन कंटेंट, हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मानेंगे कि ये कोर्ट को जुरिसडिक्शन, किसी भी कोर्ट को जुरिसडिक्शन दे रहा है। ओवर सूट्स द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, किसी ऐसे सूट के ऊपर जुरिसडिक्शन दे रहा है जिसका अमाउंट या वैल्यू सब्जेक्ट मैटर का पिक्यूनरी लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है उसके ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन की, तो ये बार तो लिमिटेशन लगा हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक चीज कर सकते हो, इसको हम लोग देख सकते हैं बी या डी में, है ना, ऑल ऑफ द अबव। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इनहेरेंट जुरिसडिक्शन कोई डिमांड नहीं करता है, हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात करेंगे, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, तो उस सेंस में पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन ही नहीं है तो गड़बड़ हो सकता है मामला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीसी एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट मस्ट फ्रेम एंड रिकॉर्ड इश्यूज, नहीं, रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, ascertain whether allegations in the pleadings are admitted or denied। देखिए यूजुअली अगर हम लोग फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है यहाँ पे, अगर हम लोग फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात करें एक इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। और अगर हम लोग बात करें पार्टीज के एग्जामिनेशन की तो ये यूजुअली फर्स्ट हियरिंग के टाइम पे होता है। हम क्या देखते हैं, क्या एडमिट कर रहा जा रहा है, डिनाई करा जा रहा है, पार्टीज का एग्जामिनेशन होता है, एडीआर की प्रोसीडिंग्स होती है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज यूजुअली ऑर्डर 14 के अंदर हम डील करते हैं, जहां पे इश्यूज को देखा जाता है क्या एडमिट करे जा रहे हैं, डिनाई करे जा रहे हैं। तो ये एक स्टेज होती है जो देखी जाती है। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हियर द करेक्ट आंसर वुड बी, आप देख सकते हैं प्लेंटिफ के एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम स्टेज वाइज माने, फर्स्ट हियरिंग पे क्या क्या होता है आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑर्डर 10 के अंदर भी दिया गया है। यूजुअली एसर्टेन किया जाता है कि जो एलिगेशंस प्लीडिंग के अंदर दिए गए हैं क्या उनको एडमिट किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट शैल एसर्टेन फ्रॉम ईच पार्टी, उसके प्लीडर के द्वारा, वेदर ही एडमिट्स और डिनाइज सच फैक्ट्स made in the plaint or written statement of the opposite party and as not expressly or by necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made, the court shall record the admissions and denials। तो यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, ascertainment होता है allegations का pleading के अंदर कि वो admit करे जा रहे हैं या deny करे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए, application under order 9 rule 7 of CPC to set aside the order ex parte may be filed A within 30 days, 60 days, 90 days। यहाँ पे याद रखिएगा ऑर्डर 9 रूल 7 के अंदर जो एप्लीकेशन होता है वो विदिन 30 डेज जो है वो फाइल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी द प्लेंट शैल नॉट बी रिजेक्टेड। देखिए ये पॉइंटर्स दिए गए हैं, ए वेर इट डिस्क्लोजेज अ कॉज ऑफ एक्शन, बी वेर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, C where the plaintiff fails to comply with the provisions of Rule 9, D where it is not filed in duplicate। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर कोई प्लेंट कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज कर रहा है, अगर यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा है कॉज ऑफ एक्शन को, तो ऐसे में इसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा जब उसका कहीं ना कहीं उस सूट के अंदर ये अपियर किया जाता है कि भाई स्टेटमेंट जो प्लेंट के अंदर है वो बार्ड है किसी लॉ के अंदर, या फिर आप रूल 9 के प्रोविजन से कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया। ये देख लीजिए पॉइंटर्स, ध्यान दीजिए।
ए वेर इट डज नॉट डिस्क्लोज ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, अगर वो कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज कर ही नहीं रहा है तो फिर हम कैसे निकालेंगे, हम इश्यूज को कैसे फ्रेम करेंगे, हम एविडेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मना कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यू, अब जब प्लेंटिफ ने कोई रिलीफ क्लेम करी है वो रिलीफ ही अंडर वैल्यूड है, ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन द टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, अब प्लेंटिफ फेल कर गया, प्लेंट के अंदर जो रिलीफ आपने क्लेम करी थी वो अंडर वैल्यूड रिलीफ थी, अब जब कोर्ट ने कहा कि आप इसको करेक्ट करिए तो आप फेल कर गए, आप करेक्ट ही नहीं कर पाए, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। व्हेन द रिलीफ इज क्लेम्ड, ये प्रॉपरली वैल्यूड तो है लेकिन प्लेंट को रिटर्न किया गया है क्योंकि पेपर जो है वो स्टैम्प्ड नहीं था सही तरीके से, और प्लेंटिफ जब रिक्वायर करा गया कोर्ट के द्वारा कि आप स्टैम्प पेपर दीजिए एक टाइम के अंदर, वो फेल कर गया। स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9, तो ऐसे मैटर्स के अंदर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर कॉज ऑफ एक्शन निकल के आ रहा है तब क्यों रिजेक्ट करा जाएगा ना, तब तो आप कंप्लाई कर रहे हो विद द रूल्स एंड द प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, सीपीसी के अंदर प्लीडिंग डज नॉट इंक्लूड, तो मैंने आपको एक चीज बता दी कि प्लीडिंग का मतलब क्या होता है। प्लीडिंग का हम लोग दो एस्पेक्ट में देखते हैं, एक होता है हम प्लेंटिफ के एस्पेक्ट में देखते हैं। जब हम प्लेंटिफ के एस्पेक्ट में देखते हैं तो प्लीडिंग क्या होती है, उसका प्लेंट होता है, और उसी प्रकार से हम उसको जब डिफेंडेंट के एस्पेक्ट में देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि डिफेंडेंट की प्लीडिंग क्या होगी तो वो उसका क्या होता है, वो उसका WS होता है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर प्लीडिंग कभी भी प्लेंट को इंक्लूड करेगी, WS को इंक्लूड करेगी, मटेरियल फैक्ट्स को इंक्लूड करती है लेकिन कभी एविडेंस को इंक्लूड नहीं करती। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हियर वुड बी द करेक्ट आंसर, ध्यान दीजिएगा बात में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए प्लीडिंग ऑर्डर 6 के अंदर दिया गया है। प्लीडिंग क्या कहते हैं, देखिए आपको समझ आ जाएगा अगर आप ये 4 रूल्स देखेंगे, ये ऑर्डर के बारे में आपको एक आइडिया मिल जाएगा। प्लीडिंग शैल मेंट प्लेंट और WS। रूल 2 कहता है प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स ओनली, एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन अ कंसाइज फॉर्म ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स ऑन विच, जो पार्टी प्लीड कर रही है वो रिलाई कर रही है, मटेरियल फैक्ट्स बताइए। यहाँ हमें ये ना बताइए कि आप क्या एविडेंस, आप हमें ये ना बताइए कि मेरा क्या प्रोसीजर होगा। The plaintiff relies on for his claim or defense as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved। ऐसे ही आपको मीन्स में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा प्लीडिंग क्या होता है। Every pleading shall when necessary be divided into paragraphs numbered consecutively, each allegation being in so far as convenient contained in a separate। मैंने आपको बताया था प्लेन के अंदर पैराग्राफ होंगे, WS के अंदर वो पैराग्राफ्स को रिजेक्ट करा जा रहा होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। उसके बाद डेट, सम्स एंड नंबर्स शैल आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द प्लीडिंग्स इन फिगर्स एज वेल एज इन द वर्ड्स। उसके बाद फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, द फॉर्म इन अपेंडिक्स A दिया गया है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग इन कमर्शियल कोड्स, पर्टिकुलर्स क्या होंगे, इन ऑल केसेस इन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, breach of trust, willful default, undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid, particulars with dates and items if necessary shall be stated in the pleading। अगर पार्टी कहती है कि भाई ये फ्रॉड हुआ था, इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा घपला करके इन्होंने मेरे से प्रॉपर्टी ली, फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंट किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, तो आप डेट भी मेंशन, आप हर चीज को पर्टिकुलरली लिखोगे, ऐसा नहीं आपने कह दिया और हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड, हु शैल फर्निश द एफिडेविट which is filed in the support of the plaintiff, A by the plaintiff, B where there is more than one plaintiff by one of them, C by the person who verifies the pleading of the plaintiff, D by the pleader of the plaintiff। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे देखिए, हियर वेरिफिकेशन रूल 15 के अंदर दिया गया है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एवरी प्लीडिंग shall be verified at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द पर्सन वेरीफाइंग, क्लॉज 4 पे आई,
verifying the pleading shall also furnish an affidavit in support of his pleading. अब यहाँ पे क्या दिया गया है? By the person who verifies the pleading of plaint where there is more than one plaintiff, by one of them, यहाँ पे देखिए, by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction acquainted with the case. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां पे प्लेंटिफ करेगा या फिर where there is more than one plaintiff by one of them. तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. बी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अंडर सिविल प्रोसीजर कोड अ कोर्ट में नॉट इशू अ कमीशन. A for elucidating matter in dispute, B for ascertaining the market value of any property, C for assessing the amount of any money profit of damages, D for framing issues. Again ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है इसके लिए कमीशन इशू नहीं किया जा सकता है. आप समझ रहे हो? यूजुअली ऐसे कामों के लिए, ऐसे मिनिस्ट्रियल वर्क्स के लिए इशू करे जाते हैं कमीशन. चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी प्रोविजंस रिगार्डिंग अ सूट बाय इंडिजेंट पर्सन हैज बीन गिवन. जहां पे भी आपको दिखेगा 33 वहां पे लगा दिएगा सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन इन फॉर्मा पॉपरस. पॉपर सूट कहा जाता है इसको. क्या कहा जाता है? पॉपर सूट. नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्रोविजन ऑर्डर ऑफ सीपीसी डील्स विद समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. याद रखिएगा इट हैज बीन गिवन अंडर ऑर्डर 16. अंडर ऑर्डर 16. उसके बाद आइए. विच प्रोविजन ऑर्डर ऑफ सीपीसी डील्स विद द प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स. याद रखिएगा इट हैज बीन गिवन अंडर ऑर्डर 13. ऑर्डर 13 के अंदर प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर सीपीसी अ लिटिगेंट having a grievance of civil nature has a right to institute a civil suit if the cognizance is A not expressly barred, B impliedly barred, C either expressly or impliedly barred, D none of these. याद रखिएगा सेक्शन 9. ऑलराइट, सेक्शन 9 अभी अभी हम लोगों ने देखा है. इजी क्वेश्चन राइट. चलिए नेक्स्ट. अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड who is not exempted from personal appearance in the civil code. तो सिविल कोड के अंदर कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है. आप जानते हो समन भेजा जाता है पर्सनल अपीयरेंस के लिए कि आप आइए, आप बताइए कि आपको क्यों नहीं यहाँ पे आपके अगेंस्ट से केस को इंस्टीट्यूट किया जाए. तो नोटिस जो दिया जाता है, सवाल ये उठता है क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है पर्सनल अपीयरेंस के लिए. यूजुअली प्रोसीजरल लॉ के अंदर ऐसे एग्जेम्पशंस प्रेजेंट होते हैं. ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, सी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी. क्या लगता है इसके अंदर किसको एग्जेम्प्ट किया गया होगा और किसको नहीं किया गया होगा? यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 133 सीपीसी के अंदर. द फॉलोइंग पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंसेस इन द कोर्ट, नेमली ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, 4 मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, 6 Speaker of the State Legislative Assembly, Chairman of the Legislative Councils, Ministers of States, Judges of the High Courts, persons to whom Section 87B applies. तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर से यूनियन और स्टेट दोनों को, फेडरल सिस्टम को यहाँ पे फॉलो किया गया है एग्जेम्पशन देने के लिए, राइट. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको क्या है यहाँ पे कौन एब्सेंट है. यूपीएससी के चेयरमैन अभी काइंडली प्रेजेंट नहीं है तो इनको हटा दिया जाए, राइट. डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. चलिए आगे आ जाइए. ऑर्डर 32 रूल 1 सीपीसी. अ माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड हिज मेजॉरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ ए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बी सीपीसी, सी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, डी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट. एक्चुअली होता क्या है, अगर आप देखें यूजुअली क्या होता है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट को फॉलो किया जाता है माइनॉरिटी या मेजॉरिटी वाले टॉपिक्स के अंदर, और 18+ आप जानते हो. सो हियर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट को फॉलो किया जाता है. आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन अ सूट फाइल्ड फॉर कॉम्पनसेशन फॉर अ रॉन्ग डन टू अ पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी shall be instituted in the court within whose jurisdiction A the wrong was done, B the defendant resides, C the defendant personally works for gain, D any rest of 3 options. आपको याद होगा मैंने यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में, है ना.
और यहाँ पे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस की बात करी गई, क्या कहा मैं बताती हूँ। यहाँ पे कहा गया फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट में आप या फिर लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में आप सूट को फाइल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे सिचुएट कर रहा है, जैसे पार्टनरशिप, आपका मॉर्गेज से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। यहाँ पे ये पार्टनरशिप, एनी राइट, कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्टेंट और अटैचमेंट, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। फोरक्लोजर, सेल, रिडेप्शन, मॉर्गेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी 16 के अंदर। 17 के अंदर क्या है, डिफरेंट कोड। मान के चलिए अगर कोई सूट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए फाइल किया जा रहा है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड है विद इन दी जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, वहां पे क्या होगा, इन एनी ऑफ द कोर्ट्स। उसके बाद प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जहां पे लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी कहाँ दी गई है, 18 के अंदर दी गई है। 19 के अंदर दिया गया है सूट्स फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स की बात करी गई है। और यहाँ पे क्या बात करी गई है, यहाँ पे बात करी गई है यूजुअली इमूवेबल है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लास्टली खाली बात करी गई मूवेबल प्रॉपर्टी के जो डिस्ट्रेंट या अटैचमेंट के अंदर है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी सारे मैटर्स चलिए ठीक है चल जाता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, हियर सेक्शन 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो इलस्ट्रेशन है कई हजारों बार पूछा गया है। 19 क्या बात करता है, कहता है अगर कोई सूट जो है वो कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स किसके लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए फाइल करना है। इफ द रॉन्ग हैज बीन डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ वन कोर्ट, और डिफेंडेंट क्या कर रहा है, कहीं और रिसाइड करता है, या फिर बिजनेस उसका कहीं और है, या फिर काम करता है पैसा कमाने के लिए, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन किसी और कोर्ट से। भाई डिस्प्यूट जो है, रॉन्ग जो है, एक कोर्ट के जुरिसडिक्शन में अराइज हुआ था, मतलब दो कोर्ट्स हो गए, ए बी कोर्ट है। ए कोर्ट में रॉन्ग हुआ था, रॉन्ग डन, और बी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में क्या होता है, डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है, वर्क्स फॉर गेन है ना, कैरीज ऑन बिजनेस करता है, ये सब है। अब यहाँ पे क्या होगा, सूट में बी इंस्टीट्यूटेड एट द ऑप्शन ऑफ दी, पहले तो याद रखना प्लेंटिफ नहीं, प्लेंटिफ के ऑप्शन पे फाइल किया जाएगा सूट, तो प्लेंटिफ के ऑप्शन पे कहाँ होगा, इन आइदर ऑफ द सेट कोर्ट्स। अब इसके इलस्ट्रेशन पे आइए, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कैलकाटा, बी में सू ए आइदर इन कैलकाटा और इन दिल्ली। दूसरी चीज, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली publishes a statement defamatory of B. B में sue either A और B में sue either in Calcutta और in Delhi। तो ये किया जा सकता है 19 के अंदर। आगे आ जाइए, a suit against central government, the authority to be named as a defendant is A, the president, B, the prime minister, सी द मिनिस्टर ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, डी यूनियन ऑफ इंडिया। यूजुअली यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया यूज किया जाता है केसेस के अंदर। चलिए आगे आ जाइए, इन एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग द लाइबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीज जजमेंट डेटर ए इज अंडर नो लाइबिलिटी एट ऑल, बी इज लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम डिसीज जजमेंट डेटर, सी हैज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव विद द जजमेंट डेटर नो मैटर ही रिसीव्स प्रॉपर्टी और नॉट। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। ये देखिए आप सेक्शन 50 पे आ जाइए, कहता है वेयर अ जजमेंट डेटर डाइज बिफोर द डिक्री हैज बीन फुल्ली सेटिस्फाइड, जब तक कि डिक्री पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुई और जजमेंट डेटर की डेथ हो गई, द होल्डर ऑफ द डिक्री कोर्ट को अप्लाई कर सकता है विच पास्ड इट, जिसने पास करी थी डिक्री कि भाई आप एग्जीक्यूट कर दीजिए इस डिक्री को, अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज पर्सन। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात क्या कहते हैं, वेयर द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands and not duly disposed of, and not has been duly disposed of, and for the purpose of ascertaining, ये liability कैसे ascertain करी जाएगी, कोर्ट जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा है अपने खुद के मोशन पे या पार्टी डिक्री होल्डर के एक्चुअली एप्लीकेशन पे कंपेल कर सकता है कि आप अकाउंट्स दिखाइए अगर उसको इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द डिसीज जजमेंट डेटर। ऑलराइट, चलिए आगे आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटैचमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ अ सैलरी कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मैं बता दूं यहाँ पे करेक्ट आंसर 24 मंथ्स है, लेकिन हम यहाँ पे किस चीज का रेफरेंस ले रहे हैं ये भी मैं बता दूं। हम लोग, आई होप यू गाइज नो इट, सेक्शन 60 के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे प्रॉपर्टी के अटैचमेंट कैसे होगा और कितना होगा दिया गया है। ऑलराइट, क्या क्या होगा ये भी दिया गया है। और इसमें अगर हम लोग बात करें सैलरी की, तो क्लॉज आई है जो बात करता है अटैचमेंट की, सैलरी के अटैचमेंट की। कहते हैं सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमेंडर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री अदर देन अ डिक्री फॉर मेंटेनेंस, प्रोवाइडर कहता है वेयर एनी पार्ट ऑफ सच पर्सन ऑफ द सैलरी इज लाइबल टू अटैचमेंट हैज बीन अंडर अटैचमेंट कर लिया गया है, whether continuously or intermittently for a total period of 24 months, such portion shall be exempted from attachment until the expiry of a further period of 12 months. तो यहाँ पे attachment of portion of can be continued for a maximum period of 12 months तक की आप कर सकते हो, खाली has come to us and not been duly disposed of, sorry here टोटल पीरियड ऑफ 24 महीने तक की आप कर चुके हो, सच पोर्शन अब एग्जेम्प्टेड होगा जब तक कि 12 महीने नहीं गुजरते, अब 1 साल के लिए आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। 24 मंथ्स वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 100 CPC सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड इन अपील बाय एनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स, याद रखिएगा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, मेन फोकस रहता है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, इस पे याद रखिएगा। चुन्नीलाल वी मेहता का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफाइन करता है कि SQL क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। प्लीडिंग शैल कंटेन ए मटेरियल फैक्ट्स ओनली लॉ, फैक्ट्स एंड लॉ बोथ, एविडेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगी, फैक्ट्स एंड लॉ बोथ हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते, लॉ को इंक्लूड करके हमें कुछ नहीं करना, आपको खाली ये बताना है कि आपके उस केस के अंदर मटेरियल फैक्ट्स क्या है, बस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं। अब देखिए, राइट टू लॉज अ केवियाट, वेरी इंपॉर्टेंट, केवियाट से नोटिस बताया, मतलब केवियाट लॉज करके आप प्रोसीड नहीं कर सकते पार्टी के अगेंस्ट, मतलब पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है पार्टी को जब उसको शक होता है, शक व शुबा होता है। यहाँ पे केवियाट लॉज करने का अधिकार सेक्शन 148A CPC के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर्स फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप may be corrected by the court under which section of CPC? A 151, B 152, C 153, D 144। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा B, सेक्शन 152 ऑफ CPC। एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग, 152, 153 और 153A के अंदर क्या दिया गया है। सेक्शन 152 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स के बारे में दिया गया है। सेक्शन 153 जनरल पावर टू अमेंड, सेक्शन 153, क्लरिकल अरिथमेटिकल मिस्टेक्स 152। अब जनरल पावर टू अमेंड के अंदर क्या दिया है, कोर्ट में एट एनी टाइम and on such terms as to costs or otherwise as it may think fit amend कोई भी डिफेक्ट या एरर किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर, और जितने भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं it shall be made for the purpose of determining the real question in issue। क्या क्वेश्चन रियल है। उसके बाद 53A के अंदर दिया गया है पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस, तो ये समरी डिसमिसल से रिलेटेड है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। In a suit filed in a representative capacity, the suit can be withdrawn and compromised and abandoned, etc., by the plaintiff A without notice to all persons interested, B with notice after to all persons interested, C neither 1, 2, D either 1, 2 और 3। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा B। B here is the correct answer। आइए देखते हैं, अगर हम लोग बात करें ऑर्डर 1 का रूल 8 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ऑर्डर 1 के अंदर, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स अंडर CPC। क्या एसेंस है, देखिए 1 पर्सन को राइट दिया गया है, पावर दी गई है कि आप सू कर सकते हैं या फिर डिफेंड कर सकते हैं ऑन बिहाफ और ऑफ ऑल द पर्संस जिनका सेम सिमिलर इंटरेस्ट है
इन द सब्जेक्ट मैटर इन द सूट। देखिए क्या कहता है, कहता है वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स, इसका एसेंशियल है न्यूमरस पर्सन्स होने चाहिए जिनका सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, किसमें, एक सूट में, ए वन और मोर सच पर्सन्स में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट सू और बी सूड और में डिफेंड, यानी कि डिफेंडेंट भी डिफेंड कर सकता है सबके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन्स सो इंटरेस्टेड। बी the court may direct that one or more of such persons may sue or be sued or may defend such suit on behalf of for the benefit of all persons so interested. Second clause, the court shall in every case where a permission or direction is given under sub rule 1, अगर कोर्ट ने परमिट कर दिया है at the plaintiff's expense, नोटिस देगा, give notice of institution of the suits to all persons so interested either by personal service or where by reason of number of persons or other any cause such service is not reasonably practicable, possible ही नहीं, इतने सारे लोग हैं, पब्लिक एडवर्टीजमेंट कर देंगे जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा। नोटिस एक और एसेंशियल है, किसका, न्यूमरस पर्सन्स का, सेम इंटरेस्ट, नोटिस दिया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। What is the limitation to file application under order 9 rule 7? यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, याद रखिएगा। According to Article 123 of the Limitation Act, an application to set aside the ex parte decree must be filed within 30 days from the date of such decree, और यहाँ पे 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया, मैं बता दूं ऑर्डर 9 रूल 7 के अंदर। इसको एक बार हम लोग चेक भी कर लेंगे। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर ऑर्डर 21 रूल 37, बिफोर पासिंग एन ऑर्डर फॉर द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ अ जजमेंट डेटर, कोर्ट क्या करेगा, ए शैल इशू शो कॉज नोटिस, बी मे इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट, C shall issue attachment warrant before arrest warrant, D 1 और 2 are correct। यहाँ पे करेक्ट आंसर B होगा, मैं बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। डिस्क्रिशनरी पावर टू परमिट जजमेंट डेटर टू शो कॉज अगेंस्ट द डिटेंशन इन प्रिजन, notwithstanding anything in these rules, where an application is for the execution of a decree for the payment of money by the arrest and detention in civil prison of a judgment debtor who is liable to be arrested in pursuance of the application, court shall, instead of issuing a warrant of his arrest, issue a notice calling him upon to appear before the court on a day to be specified in the notice and show cause why he should not be committed to the civil prison, provided that such notice shall not be necessary if the court is satisfied by affidavit or otherwise with the object of the effect of delaying the execution of decree। तो यहाँ पे क्या है, आपका इशू ऑफ वारंट हो जाता है, नोटिस दिया जाता है या फिर आप वारंट इशू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make endeavor to finally dispose of the application within the 30 days। अगेन यहाँ पे 30 डेज का टाइम पीरियड है। इंजंक्शन किस लिए होता है, इंजंक्शन एक रिलीफ होता है, टेम्परेरी इंजंक्शंस होते हैं, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर बहुत सारे इंजंक्शंस के बारे में दिया गया है, और जो हमारे वहाँ इंजंक्शन सीपीसी के अंदर है, हमारे वहाँ से मतलब है सीपीसी के अंदर, वो है आपके टेम्परेरी इंजंक्शंस के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। और इसका जो रूल ऑर्डर 39 रूल 2A बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रीच हो जाए इन इंजंक्शंस को इशू करके, होता क्या है, कोर्ट जो है, कोर्ट कोई काम करवाता है या कोई काम करने से रोकता है, और अगर ब्रीच करोगे 2A के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3A के अंदर दिया गया है, कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 डेज, where injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavor to finally dispose of application within 30 days, है ना। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सूट इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मैंने आपको बताया एसेंशियल्स क्या है, न्यूमरस पार्टीज, दूसरी चीज सेम इंटरेस्ट है, कोर्ट का कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन है,
आपने नोटिस दिया हुआ है सारी पार्टीज को, कहां मिलेगा? ऑर्डर 1 रूल 8। हियर द करेक्ट आंसर वुड बी सी। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन तो ओवर होता है, क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप यू गेट द एम, एजेंडा क्या है हमारे सीरीज का, आई होप यू गेट इट एंड मोर ओवर आई फील लाइक आई होप दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बेनिफिशियल फॉर यू फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, आप शुरुआत का जो पोर्शन है उसको बार बार देख के रिवाइज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपको एंड तक के बने रहना है क्योंकि लास्ट की सीरीज में हम 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको कवर करने वाले, लगभग हम 10 से 12 जजमेंट्स को कवर करेंगे जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा हमारे जुडिशरी के अंदर और हमारे कंट्री के अंदर। सो बेसिकली सी यू गाइस सून विद द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू वीडियो। एविडेंस एक्ट आएगा इसके बाद और माइनर को भी हम कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सी यू गाइस सून, टेक केयर एंड अलविदा।